कुछ लोग इन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं तो कुछ 21वीं सदी का चाणक्य, एक ऐसा नाम जिनके कारनामे किसी थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं हैं और जिनके नाम से दुश्मन आज भी कांपते हैं। आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल की कहानी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि उस शख्स की हकीकत है जिसकी दूर की सोच ने देश को कई बार बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला है। और उनकी कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही बेहद खतरनाक मिशन से हुई थी। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1988, मई का महीना। हवा में एक अजीब सा तनाव था और इस तनाव का सेंटर था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। सिखों के इस सबसे पाक मकाम पर एक बार फिर सैकड़ों अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया था। इस घटना ने दिल्ली में बैठी सरकार की नींद उड़ा दी थी। स्वर्ण मंदिर के पास की उन्हीं तंग गलियों में कई दिनों से एक अनजान रिक्शा वाला चक्कर काट रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी, मानो वो हर गली, हर नुक्कड़ को अपने दिमाग में स्कैन कर रहा हो। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये मामूली सा दिखने वाला रिक्शा वाला असल में कौन है। तो आखिर ये रिक्शा वाला था कौन? ये कोई और नहीं बल्कि अजीत कुमार डोभाल थे। लेकिन पौड़े गढ़वाल का एक लड़का भारत का सबसे बड़ा स्पाई मास्टर बना कैसे? उनकी कहानी शुरू होती है 1945 में। एक फौजी परिवार में पैदा हुए डोभाल ने 1968 में आईपीएस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनकी असली मंजिल कहीं और थी। केरला के थलासेरी में जब भयानक दंगे भड़के और पूरी पुलिस फोर्स बेबस हो गई, तब इस नौजवान एएसपी ने सिर्फ बातचीत के दम पर एक हफ्ते में अमन कायम कर दिया। उनकी इस कमाल की काबिलियत ने दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस के बड़े अफसरों का ध्यान अपनी ओर खींचा और 1972 में उन्हें सीधे आईबी में ले लिया गया। आईबी में आते ही डोभाल को ऐसे मिशन मिले जो नामुमकिन लगते थे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जहां एक अलग देश की मांग जोरों पर थी। देखिए, मिजोरम में लाल डेंगा नाम का एक अलगाववादी नेता अपनी अलग सरकार चला रहा था। उसकी असली ताकत थे उसके 7 कमांडर। डोभाल ने सीधा जड़ पर वार किया। उन्होंने खुफिया तरीके से इन कमांडरों से मिलना शुरू किया और 2 साल के अंदर ही 7 में से 6 कमांडरों को भारत सरकार के पाले में ले आए। अपनी ताकत टूटते ही लाल डेंगा को घुटने टेकने पड़े और मिजोरम में हमेशा के लिए शांति का रास्ता खुल गया। मिजोरम की कामयाबी के बाद डोभाल ने अपनी स्ट्रेटेजिक समझ का इस्तेमाल सिक्किम में भी किया। उन्होंने पर्दे के पीछे से ऐसे दाव चले जिसने सिक्किम के भारत में शांति से विलय होने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। ये एक और बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी जिसने उन्हें देश के सबसे अहम रणनीतिकारों में से एक बना दिया। अब बात कहानी के उस दौर की जब डोभाल ने अपनी जान हथेली पे रखकर 7 साल दुश्मन के घर यानी पाकिस्तान में गुजारे। 1974 में भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। वो चीन की मदद से चुपचाप एटम बम बनाने में जुट गया। सवाल ये था कि क्या भारत इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठा सकता है? इस मिशन पर डोभाल को पाकिस्तान भेजा गया। उन्होंने कहूटा में खान रिसर्च सेंटर के बाहर एक भिखारी का भेष बनाया और वहां आने जाने वाले साइंटिस्ट्स पर नजर रखने लगे। लेकिन उन्हें सिर्फ नजर नहीं, पक्का सबूत चाहिए था। तब उन्हें एक आइडिया आया जो जितना शानदार था उतना ही खतरनाक भी। उन्होंने मौका देखकर नाई की दुकान से उन साइंटिस्ट्स के कटे हुए बाल उठाए और जांच के लिए खुफिया तरीके से भारत भेज दिए। जांच में उन बालों में न्यूक्लियर रेडिएशन के पार्टिकल्स मिले। ये इस बात का पुख्ता सबूत था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। डोभाल ने एक और नामुमकिन मिशन को मुमकिन कर दिखाया था। इस हैरत अंगेज बहादुरी के लिए 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस ऑफिसर थे जो आमतौर पर सिर्फ सैनिकों को ही दिया जाता है। ये उनके काम की अहमियत को साफ साफ दिखाता है। जासूसी के अलावा डोभाल की एक और खूबी थी, बातचीत की मेज पर भी वो एक माहिर खिलाड़ी थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 1999 का कंधार हाईजैक। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया। 176 यात्रियों की जान दांव पर लगी थी और आतंकियों की मांग थी 36 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई। भारत सरकार पर जबरदस्त दबाव था। नेगोशिएशन टीम में अजीत डोभाल भी शामिल थे। उन्होंने अपनी बातचीत की कला और साइकोलॉजिकल दबाव का ऐसा जाल बुना कि 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग करने वाले हाईजैकर्स सिर्फ
3 पर आकर मान गए। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें एक भी गोली नहीं चली। और हाँ, ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कुछ किया था। इससे पहले 90 के दशक में उन्होंने कश्मीर के सबसे खतरनाक आतंकवादी कमांडरों में से एक कुकापारे को बातचीत के जरिए तोड़कर भारत का समर्थक बना लिया था। इसी मास्टर स्ट्रोक की वजह से 1996 में कश्मीर में चुनाव करवाना मुमकिन हो पाया था। जनवरी 2005 में आईबी चीफ के पद से रिटायर होने के बाद लगा कि शायद ये कहानी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। 2014 में देश को उनकी फिर से जरूरत पड़ी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें देश का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। एनएसए बनते ही भारत की सुरक्षा नीति में एक आक्रामक तेजी दिखी। चाहे वो इराक में आईसिस के चंगुल से 46 भारतीय नर्सों को जिंदा वापस लाना हो, उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग हो, या पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देना हो, इन सभी साहसिक फैसलों के पीछे सिर्फ एक ही दिमाग था, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लगातार 3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी हासिल है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की सुरक्षा नीति में उनका मकाम कितना ऊंचा है। तो अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार की है जिसने देश की सुरक्षा की परिभाषा ही बदल दी। अब सवाल ये उठता है कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें किस नाम से याद रखेंगी? एक जासूस, एक रणनीतिकार, या सच में एक आधुनिक चाणक्य?